अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा जो इंग्लिश ड्रामा, ट्रेजेडी या कॉमेडी में इस्तेमाल होती हैं लिटरेरी टर्म्स, और राइटर्स उसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि ड्रामेटिक इफ़ेक्ट वो बरकरार रख सकें। शुरू करते हैं। लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि लिटरेरी टर्म इज़ अ टेक्निक और अ डिवाइस यूज्ड बाय राइटर टू tactfully emphasize, embellish और strengthen their composition। लिटरेरी टर्म्स बेसिकली एक टेक्निक की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपनी कंपोजिशन, अपने ख़यालात, अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से कन्वे कर सकें, और उसमें कंपैरिजन हो, उसमें कंट्रास्ट हो, उसमें चीज़ों को तशबीह दी गई हो, मतलब इसे लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। ये टेक्निक होती है एक राइटिंग की। दूसरी बात देखें, वी कैन डिफाइन लिटरेरी टर्म इन मैनी वेज। इट इज़ अ टूल टू कोइन न्यू थॉट एंड मीनिंग इनटू अ वर्ड और एन एक्शन। देखिए मतलब एक ख्याल आपने बनाया है और आप उसको मतलब ज़ुबान में वर्ड्स देना चाहते हैं, वर्ड्स में आप इसको कन्वे करना चाहते हैं दूसरों लोगों तक, तक वो आपका वो कितना कितना इफेक्टिव होना चाहिए, तो लिटरेरी टर्म्स उसको मोर इफेक्टिव बनाती है। या अगर कोई एक्शन है तो आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो लिटरेरी टर्म्स आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इसी की तरह हम ड्रामा से शुरू करते हैं। ड्रामा है क्या, इसकी बेहतरीन डेफिनेशन देखें आप ऊपर। ड्रामा इज़ एनी लिटरेरी वर्क दैट टेल्स अ स्टोरी दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्टर्स ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस। देखिए ड्रामा एक लिटरेरी वर्क है, ये तो क्लियर है, जिसमें एक स्टोरी होती है, मतलब स्टार्टिंग होती है, मिडिल और उसकी एंड ज़रूर होती है। उसके अंदर तो एक्टर्स, कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सारे उसमें मौजूद होते हैं, समटाइम्स जानवर भी होते हैं। अच्छा, ड्रामा की जो बेहतरीन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट है, वो है कि इट इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर द ऑडियंसेस। ठीक है, ड्रामा मतलब होता ही स्टेज परफॉर्मेंस है। ठीक है। अच्छा, जब कुछ ड्रामा जो स्टेज ना करते हैं, वो सिर्फ वो पढ़े जाते हैं, जैसे उसे हम क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। जैसे ओथो द ग्रेट, जॉन कीट्स का एक ड्रामा है, उसे हम क्लोसेट ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड वर्क्स ऑफ ड्रामा, हाउएवर द फुल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रामा इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। वही बात है कि ड्रामा हमेशा परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा बहुत सारे मिसाल हैं ड्रामास के। हैमलेट है, वेटिंग फॉर गॉटोट है, द स्पेनिश ट्रेजेडी है। बहुत सारे ड्रामाज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हुए हैं। आगे चलते हैं। प्लॉट, बेसिकली प्लॉट भी ड्रामा का एक पार्ट एंड पार्सल है, एक रूह की मानंद है। इसको कहते हैं द प्लॉट ऑफ अ ड्रामा इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ड्रामा एंड द वे इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द स्टेज। मतलब एक ड्रामा में, स्टोरी के अंदर जो सीक्वेंस वाइज इवेंट्स होते हैं कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, और टिल द एंड, इस सारे स्ट्रक्चर को प्लॉट कहते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्लॉट मस्ट बी इन थ्री पार्ट्स। उसका बिगिनिंग होना चाहिए, उससे मिडल होना चाहिए और उसको एंडिंग होनी चाहिए। ईच इवेंट इन द प्लॉट causes द नेक्स्ट इवेंट टू हैपन। मतलब एक चीज़ जो होती है वो दूसरी चीज़ को इंस्यू करती है। ठीक है। नेक्स्ट, थीम क्या होता है? थीम भी चूँकि एक लिटरेरी ड्रामा का पार्ट एंड पार्सल है। थीम इज़ बेसिकली द सेंट्रल आइडिया रिवील्ड इन अ लिटरेरी वर्क। सेंट्रल आइडिया कि मतलब इस कंपोजिशन लिखने का मकसद क्या है। ठीक है। यूजुअली मैन थीम ऑफ लिटरेरी वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन वर्ड, सच एज लव, वॉर, heroism, hypocrisy, सोसाइटी, रिवेंज, हैट, वेल्थ। ये भी कुछ खास ऐसे थीम्स हैं जो वन वर्ड थीम्स होते हैं किसी भी वर्क के। A literary work may have more than one theme in a single text। तो ये भी हो सकता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट उठाएं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, सोनेट 18 बाय शेक्सपियर, इसके देखे 5-6 थीम्स हो सकते हैं। ठीक है। और कुछ वर्क्स होते हैं जिसका सिर्फ एक ही, जैसे वेटिंग फॉर गॉडो है, उसका एक ही थीम है, मतलब नथिंगनेस या टाइमलेसनेस, लाइफलेसनेस, ये एक मतलब एक थीम है इसका। यूजुअली थीम इज नॉट स्टेटेड प्लेनली इन द टेक्स्ट बट इट एक्सप्रेस थ्रू द कैरेक्टर सेक्शन, वर्ड्स एंड थॉट्स। अच्छा, इसको
सीधी तरीके से नहीं बताया जाता कि भाई ये थीम मतलब ये है, तो उसको बस इंड्यूस किया जाता है, उसको वर्ड्स एक्शंस के थ्रू देखा जाता है कि क्या थीम्स हैं इसके। अच्छा, ड्रामा के अंदर प्रोटोगोनिस्ट भी होते हैं। जैसे प्रोटोगोनिस्ट द मैन कैरेक्टर ऑफ द वर्क ऑफ लिटरेचर, ड्रामा, नॉवल, स्टोरी और हेरोइक पोएम। मतलब एक मैन कैरेक्टर होता है उनके अंदर, उसे हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। प्रोटोगोनिस्ट मेल और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से सम टाइम अ ड्रामा और प्ले में हैव अ मोर देन वन प्रोटोगोनिस्ट और मे बी विदाउट अ प्रोटोगोनिस्ट और इन और समटाइम्स दिस कैरेक्टर रिमेंस हिडन। अच्छा, कहीं एक से ज़्यादा भी प्रोटोगोनिस्ट हो सकते हैं, विदाउट प्रोटोगोनिस्ट भी ड्रामा हो सकता है, और उसके साथ मतलब कुछ ऐसे हुआ होते हैं जिसमें प्रोटोगोनिस्ट हिडन होते हैं। प्रोटोगोनिस्ट के साथ आता है एंटागोनिस्ट, मतलब वो जो मेन कैरेक्टर की अपोजिशन में होता है। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज़ द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड क्रिएटिंग कैरेक्टर्स इन ड्रामा। ये बहुत बड़ी अहम टेक्निक है कि कैसे लोगों को आप अपने ड्रामा में हिस्सा देने वाले हैं और वो किस नोयत, किस सलाहियतों के मालिक हैं। Characterization usually includes personality traits of an individual character and includes both description of a character's physical attributes as well as the personality of a character। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर के अंदर देखकर फिर वही राइटर उसके अंदर उसको हिस्सा देता है। It also includes the way the characters act, think, behave and speak। बाद में आता है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी इज द ड्रामेटिक एक्शन दैट इज डन आफ्टर द ट्रेजिडी और ट्रेजिक इवेंट। ये ड्रामा बेसिकली ट्रेजिडी के अंदर, जो ड्रामा का एक ऑफ शूट है उसके अंदर ही ट्रेजिडी ज़रूर होती है। ट्रेजिडी के अंदर मतलब एक बड़ा सान्या होता है जिसके अंदर या तो सारे घर के लोग मर जाते हैं, या तो हुक्मरान मर जाते हैं, या तो एक बड़ी वबा आती है, या शेर का शेर तबाह हो जाता है। तो ऐसी बड़ी ट्रेजिडी कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। इट इज़ momentous tragic that ranging from bad luck to extreme misfortune or ruin of a tragic hero। It may be due to fate, intrigue of villain or due to hemorrhage of the hero। देखें, हैमलेट देखें, हैमलेट जो है उसके अंदर कैटेस्ट्रॉफी आई। उसका सारी फैमिली मर चुकी थी और उसने खुद भी मर गया था। तो ये बहुत सारे जो लास्ट लाइन में रीजन है, इस रीज़न से कैटेस्ट्रॉफी आती है। फिर होती है catharsis। Aristotle linked the term catharsis to dramatic tragedy। Basically, catharsis, it is a release of emotions such as sadness, fear, and piety through viewing a tragedy, and it involves chance of extreme emotion to lead to internal restoration and renewal। इसमें बेसिकली catharsis एक रिलीज ऑफ इमोशन है। मतलब आपके अंदर जो ऐसे कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपके अंदर दब जाते हैं, मतलब वो आगे चल के कुछ ऐसी इवेंट्स और एक्सपोजिशंस होती हैं जिसके अंदर वो सारी जो दबी हुई फीलिंग्स वो बाहर आ जाती हैं और आप रिलैक्स फील होना शुरू करते हैं। तो इसे कथारसिस कहते हैं। इन दिस वे स्पेक्टेटर्स लर्न टू डिस्प्ले इमोशंस एट प्रॉपर अमाउंट एंड मिनिमाइज एक्सट्रीम ऑब्स्टर्स ऑफ आउटब्रस्ट ऑफ इमोशंस इन देयर रूटीन लाइफ। फिर आता है कोरस। ये तो बिल्कुल आम बात है, कोरस हर ड्रामा का हिस्सा होते हैं। This term is used for a group of singers and dancers who perform on stage, and their performance or song predicts future happening in the drama and connects part of drama। ये डांसर्स और सिंगर्स होते हैं एक स्टेज पर। एलिजाबेथ ड्रामा chorus spoke prologue of the drama। It was most common part of Greek drama in the Greek tragedies। ये एलिजाबेथन और ग्रीक ट्रेजेडी दोनों में इक्वली इस्तेमाल होते थे। क्लाइमेक्स of a literary work is a very peak of attention nearly after the mid of drama from which the conclusion comes down। मतलब ये एक ऐसी स्टोरी की पीक होती है जहाँ पर फैसला होने वाला होता है कि बस एंडिंग किस तरह की होनी चाहिए। In the tragedy, climax reveals the protagonist's greatest weakness or change in his mind and situation, create curiosity among the viewers and they expect something unusual। इसी तरीके से वो आइडियंस जो होते हैं वो भी गेस करने लगते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट क्या करने जा रहा है, तो इसी तरीके से वो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। Tone in literary work, tone is attitude or approach that the author takes toward the main theme of drama or any other literary piece। The tone of literary work may be humorous, distant, intimate, solemn, ironic, condensing, sentimental and arrogant। तो एक्सपोजिशन होता है उसमें
It is the beginning of a drama in which characters are introduced through the prologue, chorus, song or through dialogue depending. देखें मतलब जब भी ड्रामा स्टार्ट होता है तो बेसिकली कुछ ड्रामास में स्टार्ट में ही कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि स्टोरी बताई जाती है, एक सेटिंग्स बताई जाती है कि अभी चल क्या रहा है। तो इस टेक्निक को एक्सपोजिशन कहते हैं और कुछ ड्रामास में नहीं होती, कुछ ड्रामास में होती है एक्सपोजिशन। कन्फ्लिक्ट इज द पार्ट एंड पार्सल of drama. Conflict is state of clash between ideas and choice in minds of characters आपस में clash में आ जाते हैं। They cannot choose the right way and get stuck between the true and fake। तो ये बेसिकली एक जंग है ख्यालात की, मतलब इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट विच दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो कन्फ्लिक्ट होती है, मतलब जब दो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। और डिनाउमेंट क्या होता है? द डिनाउमेंट इज द फाइनल पार्ट ऑफ ड्रामा जस्ट आफ्टर द क्लाइमैक्स इन विच देयर इज रेजोल्यूशन फॉर एनी कन्फ्लिक्ट्स लेफ्ट इन द प्लॉट। जब कन्फ्लिक्ट एक तो पार्ट एंड पार्सल होता है स्टोरी का, और वो जब क्लाइमैक्स के ऊपर जाता है तो कोई ना कोई फैसला होता है जिसके फैसले के थ्रू जो कन्फ्लिक्ट होता है वो अपनी सरफेस पे आ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। All the loose threads of the plot are tied up and secrets are revealed in this last part. So the final is the tragic comedy. Tragic comedy is a form of drama in which there is mixture of comedy in a tragedy. ये भी एक नई टेक्निक है जो शेक्सपियर ने ही इसको कॉइन की थी, इंट्रोड्यूस किया था कि ट्रेजिडी के अंदर कॉमेडी इसने मिक्स कर दी थी। इसका मतलब है इन द ट्रेजिडी कॉमेडी इज यूज्ड टू रिलीज द कैथारसिस ऑफ द आइडेंसेस। Comedy is used in tragedy where audience are not able to see a tragic scene for a long time। तो ये एक रिलीफ टाइम होता है, तो जो कॉमेडी थोड़ा उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं राइटर्स, ताकि वो जो है मूड और जो टेम्परेंस है वो मतलब रिटेन रहे। उसके बाद आता है डिक्शन। डिक्शन इज़ द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज मीडियम बाय विच कैरेक्टर्स रिवील थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये हर राइटर की अपनी होती है डिक्शन, वो अपनी डिक्शन स्टाइल के हिसाब से ही पहचाने जाते हैं। जैसे शेक्सपियर है, मार्लो है, फ्रांसिस बेकन है, इनके अपने डिक्शंस के थ्रू ये डिस्टिंग्विशबिलिटी इनके अंदर है। उसके बाद आता है एमर्शा। एमर्शा इज अ स्पेशल टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय शेक्सपियर फॉर द डाउनफॉल ऑफ प्रोटोगोनिस्ट ड्यू टू हिज एरर ऑफ जजमेंट। बेसिकली इसको 3 वर्ड्स में हम डिफाइन करें तो इसे एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं। हैमरशा इज बेसिकली द एरर ऑफ जजमेंट, जब कोई कैरेक्टर किसी चीज़ को मिसजज करता है तो वो उसको बैकफायर करती है और वो उसके लिए काज ऑफ डाउनफॉल बनती है। ठीक है, जैसे देखें हैमरशा मिस, जैसे हैमलेट ने जब क्लॉडियस को मारने जा रहा था तो वो पोलोनियस जब उसको देखा हैमलेट को, तो उसने कहा कि हैमलेट बड़ी गुस्से में है, तो वो एक पर्दे के पीछे छुप गया। तो हैमलेट ने समझा कि ये क्लॉडियस है, तो उसने तीर का वार कर डाला, तलवार का वार कर डाला और उसको मार डाला। तो ये होती है एमर्शा जो बेसिकली मतलब डाउनफॉल का हिस्सा बनती है। सालालक्वी। सालालक्वी इज अ मोनोलॉग इन व्हिच कैरेक्टर स्पीक्स आउट इन अ लाउड वॉइस व्हेन ही इज अलोन। ये एक बेहतरीन तरीका है कि राइटर क्या सोच रहा है और उसके अंदर कौन सी ख्यालात सर्कुलेट कर रही हैं। तो सलालक्वी, जैसे शेक्सपियर में 7 सलालक्वीज इस्तेमाल हुई। शेक्सपियर सलालक्वीज को एक बहुत ही इम्तियाजी हैसियत देता है कि मेन कैरेक्टर प्रोटागोनिस्ट जो है वो बेसिकली सोच क्या था। स्टेरियोटाइप्स होते हैं। द टर्म स्टेरियोटाइप इज यूज्ड फॉर कंजर्वेटिव आइडियाज इन अ प्ले अबाउट अ कैरेक्टर सेटिंग और प्लॉट। मतलब जो लोग एक रवायती मतलब ख्याल रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। फिर आता है मोटिव। मोटिव बेसिकली इज द रिपीटेड थीम इन द प्ले। सम प्ले और स्टोरीज है मोर देन वन थीम्स। जो रिपीटेड होता है उसे हम मोटिव कहते हैं। थीम दैट इज रिपीटिंग इन मैनी सेक्शन ऑफ द प्ले इज कॉल्ड मोटिव। जैसे देखिए, शल आई कंपेयर यू टू अ समर्स डे, सोनेट 18 जो शेक्सपियर ने लिखा था, उसमें जो रिपीटेड थीम है वो ये है कि टाइमलेसनेस ऑफ लव, जो परमानेंस ऑफ ब्यूटी है, परमानेंस ऑफ आर्ट है, आर्ट के नॉट फेड। तो ये बार बार उसको जो है ना वो
हाईलाइट करता है, पिन पॉइंट करता है उसके अपनी पोइम के अंदर. So these are the basically techniques which are used in drama or tragedy of any language. So that's all.